वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज हम देखेंगे 1000 गोल्डन कीज ऑफ नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं आज जो डिस्कशन करूंगा दोस्तों, ये उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए स्पेशल है। ओके, जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो दोस्तों, देखते हैं ये 1000 गोल्डन कीज क्या है जो नर्सिंग का देखेंगे अभी हम। तो सिस्टम पहला जो देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे क्लाइंट्स। ओके, एक क्लाइंट्स का, एक पेशेंट का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके, इलेक्ट्रो ईसीजी जो बोल रहे हैं। ओके, उसका क्या दिखा रहा है दोस्तों? एसटी एलिवेशन। ओके, एसटी एलिवेशन दिखा रहा है, जो कि लीड V2, V3 और V4 में दोस्तों। अगर एसटी एलिवेशन दिखाएगा ईसीजी में, इकोकार्डियोग्राम का मतलब क्या है दोस्तों? ईसीजी। ओके, ईसीजी में अगर एलिवेशन दिखाएगा एसटी एलिवेशन, तो आज समझ आना चाहिए, ईसीजी बोलेंगे। ओके, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। ओके, तो उसका सजेस्ट क्या करेगा दोस्तों? ये सजेस्ट करेगा एंटीरियर एंटेरियर वाल मायोकार्डियल इंफ्राक्शन दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। ओके, ये भी एक तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आयोटी आर्टरी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्लड फॉर द एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। तो एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट जो होता है, एंटीरियर मानी फ्रंट पार्ट ऑफ द, ओके, फ्रंट वॉल, जो हार्ट का फ्रंट वॉल होता है, उसमें जो आर्टरी सप्लाई करता है उसका नाम क्या है? आर्टरी, डिसेंडिंग आर्टरी दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 3 में सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाइज द लैटरल वॉल ऑफ द हार्ट। तो लैटरल ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। ब्रेस्ट को कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है दोस्तों? इंटरनल मामारी आर्टरी। ओके, इंटरनल मामारी आर्टरी ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करता है दोस्तों। ओके, तो आर्टरी का, शरीर में आर्टरी का काम क्या होता है? ओके, ओके, आर्टरी का काम क्या है तो दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। क्या आर्टरी का काम होता है? प्रत्येक सेल, ओके, और टिश्यूज को ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचाना है, ये आर्टरी का काम है। बट एक तो एक्सेप्शनल आर्टरी है जो कि पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। वो क्या करता है? लंग्स को डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करता है दोस्तों। ओके, उसको जरूर याद रखें। ओके, शरीर में एक तो एक्सेप्शन है जो पल्मोनरी आर्टरी करता है, बट आर्टरी का काम है शरीर का किसी भी टिश्यू, किसी भी ऑर्गन या किसी भी सेल्स को क्या पहुंचाना है? ऑक्सीनेटेड, ओके, ब्लड पहुंचाना है, मीन न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है। उसके बाद दोस्तों द कोरोनरी आर्टरीज में रिसीव ए माइन्यूट पोर्शन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सिस्टूल। ओके, जिस टाइम सिस्टूल होता है दोस्तों, उसी टाइम क्या करता है? ओके, कोरोनरी आर्टरी माइन्यूट पोर्शन ऑफ ब्लड रिसीव करता है। माइन्यूट मीन वेरी लेस अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव करता है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना। मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरी इज सप्लाइड ड्यूरिंग डायस्टूल। जिस टाइम डायस्टूल होता है दोस्तों, उसी टाइम कोरोनरी आर्टरी को मैक्सिमम ब्लड फ्लो होता है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखना है ब्रीदिंग पैटर्न्स आर इरिलेवेंट टू ब्लड फ्लो। अगर ब्रीदिंग पैटर्न्स ओके, अगर इरिलेवेंट हुआ, ओके, ब्लड फ्लो की वजह से, ओके, इसको जरूर याद रखना है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ ऑल डेथ इन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में जो डेथ होता है, ओके, तो 30%, ओके, जो जितना डेथ होता है उसमें 30% कोरोनरी आर्टरी की डिजीज के वजह से होता है, इसको जरूर याद रखा है। आर्थरोस्क्लेरोसिस और प्लेक फॉर्मेशन, ओके, जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज का लीडिंग कॉज है। ओके, कोरोनरी आर्टरी का लीडिंग कॉज क्या होता है? प्लेक फॉर्मेशन और आर्थरोस्क्लेरोसिस दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखना है हमको माइकोडियल इंफ्रैक्शन। ओके, माइकोडियल इंफ्रैक्शन की वजह से ज्यादा करके होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होता है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। माइकोडियल इंफ्रैक्शन, ओके, किसके वजह से ज्यादा होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज दोस्तों। उसके बाद आर्थरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है दोस्तों? जो ब्लड वेसल रहता है वो हार्डन हो जाता है, जिसके वजह से प्रॉपरली डायलेट नहीं कर पाता है, और जो ब्लड फ्लो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है,
ओके, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, मीन ब्लड फ्लो अगर नहीं होगा तो ब्लड अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाएगा, जिसके वजह से हार्ड मसल को क्या होगा, ऑक्सीजन ओके प्रॉपर्ली रीच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होगा दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटोस इज ए रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी डिजीज, कोरोनरी डिजीज का डायबिटीज मेलाइटोस रिस्क फैक्टर है दैट कैन कंट्रोल विथ डाइट, कोई अगर डाइट कंट्रोल कर रहा है, ओके मीन कार्बोहाइड्रेट कम खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या मेडिकेशन ले रहा है, तो उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कम किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर एबव 240 मिलीग्राम पर डीएल होता है और कंसीडर एक्सेसिव, 240 से अगर ज्यादा होता है तो उसको एक्सेसिव बोला जाता है दोस्तों, और वो केस में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का ज्यादा चांसेस रहता है, इसको भी जरूर आप लोग याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बिलो 240 मिलीग्राम, ओके 240 मिलीग्राम पर डीएल, ओके तो उसको बोला जाता है नेशनली एक्सेप्टेबल लेवल, चलो इट्स ओके बोल के बोला है, क्योंकि वहां पर जो कोरोनरी आर्टरी डी रहता है उसको लेसर रिस्क बोल सकते हैं दोस्तों, इसको जरूर आप लोग को ध्यान देना है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे लिपिड पैनल टेस्ट क्या होता है। लिपिड पैनल टेस्ट क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो एलडीएल बोलते हैं दोस्तों, ओके जो बैड कोलेस्ट्रॉल नाम से जाना जाता है, एलडीएल, ओके। उसके बाद दोस्तों हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है दोस्तों, इसको एचडीएल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, इसको जरूर याद रखना है। एंड ट्राइग्लिसराइड, ये तीनों को लिपिड पैनल टेस्ट बोला जाता है दोस्तों, ओके। उसके बाद दोस्तों जो नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, जो एडमिनिस्टर किया जाता है वो सबलिंगुअल, ओके, इसलिए टू ट्रीट एक्यूट एंजाइना दोस्तों, चेस्ट पेन जो होता है उसमें दिया जाता है, इसको जरूर याद रखना। उसके बाद दोस्तों देखेंगे सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ एंड पोरकैट्रेनियस ट्रांसनुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ओके जो कि इन्वेसिव है, सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी अगर पूछा जाएगा, आप लोग क्वेश्चन आएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कौन सा टू सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, जो कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, एक टू सीएबीजी और एक टू पीटीसीए, मीन पोरकेटानियस ट्रांसनुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी दोस्तों, ये दोनों को जरूर याद रखना है, ये एक तो भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इन ईसीजी, एसटी एलिवेशन अगर सेकेंड लीड में, थर्ड लीड में, इन एवीएव लीड में, ओके वो पता चलाएगा राइट कोरोनरी आर्टरी में, ओके ऑक्लूजन हुआ है, ओके इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे द राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द राइट वेंट्रिकल और द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट, ओके मैं राइट वेंट्रिकल को कौन ब्लड सप्लाई करता है, वो राइट कोरोनरी आर्टरी करता है दोस्तों। उसके साथ साथ इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट, मीन नीचे वाला जो पोर्शन होता है हार्ट का, उसको कौन सप्लाई करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में अगर ऑक्लूजन होता है, ओके तो क्या प्रोड्यूस होने का चांसेस है, इन्फेक्शन इन दैट एरिया, ओके अगर जो एरिया को ब्लड अगर प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाया, अगर कोरोनरी आर्टरी अगर ऑक्लूजन हुआ है, ओके ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली अगर सप्लाई नहीं हुआ उसी एरिया को, तो वहां पर इन्फेक्शन होगा, मीन इस्चेमिया होगा, ओके। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है दोस्तों क्या है, चेस्ट पेन, इसको जरूर याद रखना है, ओके वो चेस्ट पेन किस वजह से होता है, हार्ट को क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाया, मीन डेप्रीवेशन और एब्सेंस ऑफ दैट ऑक्सीजन, मैंने लैक ऑफ ऑक्सीजन हम यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे करंट लैंडमार्क ऑफ ऑब्टेनिंग एपिकल पल्स, एपिकल पल्स लेने का कहाँ पर हम ले सकते हैं, लोकेशन क्या है, लेफ्ट, ओके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लाविकुलर लाइन, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों, ये वीवीआईक्यू है, ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंपल्स वेयर हार्ट साउंड आर हार्ड लाउडेस्ट, इसको जरूर याद रखना है, ओके रेस्क्यू ऑफ adult victim should begin compression rather than opening the air when delivering breath, ओके जो रेस्क्यूअर है एडल्ट विक्टिम को, कोई भी अगर एडल्ट विक्टिम जो होते हैं, ओके वो हमको कंप्रेशन स्टार्ट करना है,
ओके, एआरओ करने से पहले या डिलीवरिंग ब्रीथ करने से पहले हमको कंप्रेशन करना है दोस्तों। जो कार्डियोपल्मोनरी रिसोसाइटेशन मीन हार्ट और लंग्स, अपन किसी आदमी अगर मर गया, ओके, उसका क्लिनिकल डेथ हो गया है, तो उसमें जो सीपीआर किया जाता है दोस्तों, उसमें जो प्रोसीजर किया जाता है सीएबी मीन कंप्रेशन एआरओ एंड ब्रीदिंग, ओके, रादर देन एबीसी। इसमें नहीं क्या एआरओ ब्रीदिंग एंड कंप्रेशन नहीं करना है, इसमें क्या करना है, पहले कंप्रेशन करो, उसके बाद एआरओ करो, उसके बाद ब्रीदिंग करो दोस्तों, इसको जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ ऑन एडल्ट शुड बी एटलीस्ट 2 इंचेस, इसको याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन है। जब सीपीआर करते हैं चेस्ट कंप्रेशन कितना करना है, एटलीस्ट 2 इंचेस मीन 5 सेंटीमीटर, इसको जरूर याद रखना है। ओके, ऑल रेस्क्यूअर जो दे रहे हैं, जो रेस्क्यूअर हैं, ट्रेंड होना चाहिए, नॉट शुड डिलीवर हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन, ज्यादा पुश करना नहीं है, ओनली एटलीस्ट 2 इंचेस करना है दोस्तों। ओके, चेस्ट करना है एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट होना चाहिए, 100 कंप्रेशन पर मिनट होना चाहिए दोस्तों, ये जरूरी है दोस्तों। ओके, 10 रेस्क्यूअर कितना करना चाहिए, जो कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो कितना होना चाहिए, 30:2 होना चाहिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जो हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर है तो उसको एपिकार्डियम बोला जाता है। ओके, द एपिकार्डियम इज मेड अप ऑफ क्वामोस एपिथेलियम सेल ओवरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एपिकार्डियम जो पेरिकार्डियम, ओके, एपिकार्डियम के बाद पेरिकार्डियम, ओके, उसमें जो लेयर रहता है वो कामोस एपिथेलियम से बना हुआ है। ओके, ओवरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू, इसको भी जरूर याद रखिए दोस्तों। जो मायोकार्डियम रहता है वो मिडिल लेयर है, मायोकार्डियम हार्ट का जो मिडिल लेयर रहता है हार्ट का, उसको मायोकार्डियम बोला जाता है दोस्तों। ओके, जो कि मोस्ट ऑफ द हार्ड वाल रहता है वो फॉर्म होता है मायोकार्डियम की वजह से। मायोकार्डियम का प्रॉपर्टीज कैसा है, तो स्ट्राइटेड मसल फाइबर है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। और हार्ट का जो इनर लेयर रहता है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, एंडोकार्डियम बोला जाता है। एंडोकार्डियम क्या है, ये एंडोथेलियल, ओके, एंडोथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। ओके, जिसके वजह से ब्लड वेसल उसमें सप्लाई हुआ है, और बंडल सब स्मूथ मसल है दोस्तों। ओके, पेरिकार्डियम सीरस पेरिकार्डियम 2 लेयर है, एक पेरिकल पेरिकार्डियम है, एक तो विसरल पेरिकार्डियम, इसको जरूर रखना है, याद रखें। पेरिकार्डियम क्या करता है, हार्ट को सराउंड करके रखता है, और जिसका रूट शब्द ग्रेड वेसल को भी सराउंड करके रखता है दोस्तों, ये जरूर जानना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे पेरिकार्डियम में 2 लेयर है, एक तो फाइब्रस पेरिकार्डियम, अनदर वन द सेरस पेरिकार्डियम। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को याद रखना चाहिए, पोल्मोनिक साउंड हम कहाँ सुनने को मिलेगा, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जो मिड क्लाविकुलर लाइन में हम वो पोल्मोनिक साउंड पता चलेगा दोस्तों। अगर पोल्मोनिक वाल्व में अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो हमको कैसे पता चलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज हमेशा ऑस्कल्टेशन किया जाएगा, लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड बोलते हैं इसको। ओके, तो लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल पेस में जो कि लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर है, उसमें क्या किया जाएगा, हार्ट साउंड को लिसनिंग किया जाएगा, पोल्मोनिक वाल्व का जो पोल्मोनिक साउंड है उसको लिसनिंग किया जाएगा। ओके, तो उसके बाद दोस्तों देखेंगे आयोटिक वाल्व एबनॉर्मलिटी कैसे पता चलेगा, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम। ओके, राइट ऑफ द स्टर्नम दोस्तों। ओके, ये लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर है। ओके, तो ये राइट ऑफ द स्टर्नम, उसमें आयोटिक वाल्व का एबनॉर्मलिटी पता चलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पर मिट्रल वाल्व एबनॉर्मलिटी कैसे पता चलेगा, जो बाइकोस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व को बाइकोस्पिड वाल्व बोला जाता है दोस्तों। ओके, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लाविकुलर लाइन, तो वहां पर हमको पता चलेगा दोस्तों। ट्राइकोस्पिड वाल्व का एबनॉर्मलिटी कैसे पता चलेगा दोस्तों, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एलोंग विद द स्टर्नल बॉर्डर, तो उसमें अगर, ओके, जब हम टेथोस्कोप में, ओके, लिसनिंग करेंगे तो पता चल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद नहीं, ट्रोपोनिन फास्ट लेवल राइज रैपिडली आर डिटेक्टेबल विद इन 1 आवर ऑफ मायोकार्डियल इंजरी। अगर हार्ट का जो मायोकार्डियम लेयर है, मिडिल लेयर है, उसमें अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुआ है, ओके, अगर इस्चीमिया हुआ है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंजरी हुआ है, तो ट्रोपोनिन लेवल क्या होगा, सडनली राइज कर जाएगा, जिसको हम विद इन 1 आवर में हम डिटेक्ट कर पाएंगे, तो पता चलेगा कि इसका हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आइसोएंजाइम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्लिनिकल के लिए है दोस्तों, या प्रैक्टिकल स्किल भी बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है।
ओके, अगर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस आइसोजेन में बी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस आइसोएंजाइम में बी यूजफुल इन डायग्नोजिंग कार्डियक इंजरी। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। ओके, अगर क्रिएटिन काइनेज लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो स्केलेटल मसल इंजरी हुआ है। ओके, इंक्रीज क्रिएटिन काइनेज लेवल में डिटेक्ट कार्डियक इंजरी। ओके, ये सब क्या है, कार्डियक एंजाइम है दोस्तों। ट्रोपोनिन 1 कार्डियक एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस कार्डियक एंजाइम, ओके, क्रिएटिन काइनेज ये भी कार्डियक एंजाइम दोस्तों, ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेजरिंग फॉर एन इंक्रीज इन ट्रोपोनिन 1 लेवल इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द डिटरमाइनिंग मायोकार्डियल इंजरी। अगर मायोकार्डियल इंजरी को हमको डिटरमाइन करना है तो किसको हमको मेजर करना है, ट्रोपोनिन 1 लेवल को। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे एनोरिज्म इज एन आउट कोचिंग ऑफ ए वेज। व्हाट इज एनोरिज्म? एनोरिज्म क्या बोलेंगे? ओके, किसी भी ब्लड वेसल का अगर आउट कोचिंग, ओके, बाहर को ऐसे निकल गया होगा, क्योंकि एक तो फॉर एग्जांपल ये है ब्लड वेसल है दोस्तों। ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये आउट कोचिंग जैसा, ओके, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ओके, इसको हम बोलेंगे, ओके, आउट कोचिंग ऑफ वेसल बोलेंगे दोस्तों। ओके, आउट कोचिंग ऑफ वेसल बोलेंगे। ओके, ये ब्लड वेसल है, ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये ब्लड चला आ गया, इधर आ जाएगा, जो ब्लड उधर सीधा जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सिस्टेमिक हाइपोटेंशन क्या है, और इंक्रीज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कैन रिजल्ट इन ए फोर्थ हार्ट साउंड। ओके, फोर्थ हार्ट साउंड में हमको क्या पता चलेगा, सिस्टेमिक हाइपोटेंशन और इंक्रीज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इसको जरूर याद रखना है। ओके, फोर्थ हार्ट साउंड किसमें पता चलेगा, सिस्टेमिक हाइपोटेंशन। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसी टाइम फोर्थ हार्ट साउंड पता चलेगा। आयोटिक वाल्व का अगर मालफंक्शन हुआ है, जो साउंड पता चलता है उसको मरमर बोला जाता है। लेड वेंट्रिकल रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कार्डियक आउटपुट। ओके, कार्डियक आउटपुट के लिए मोस्ट ऑफ द कार्डियक आउटपुट के लिए कौन कौन सा वेंट्रिकल रेस्पॉन्सिबल है, लेड वेंट्रिकल दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। ओके, उसके बाद एंटीरियर वाल मायोकार्डियल इंफेक्शन, एंटीरियर वाल मायोकार्डियल इंफेक्शन में रिजल्ट इन डिक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके, हार्ट में कितना ठो वेंट्रिकल है, कितना ठो एट्रिया है, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर फंक्शन कुछ डिक्रीज हुआ है, ओके, मीन एट्रियल मायोकार्डियल इंफेक्शन में क्या होगा, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन, ओके, कम हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।